तो नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं साइको। आज हम लोग दीपावली के दिन की एक बहुत ही डरावनी कहानियां सुनने वाले हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहानी तो सुन लेते हो मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपकी और हमारी नजदीकियां बढ़ जाए और हमारी वीडियो आप लोगों को आसानी से मिल सके। और अपना नाम और गांव, आप कहां रहते हो, कमेंट कर दो। हम अपनी दूसरी वीडियो के कहानी के आखिरी में आप लोगों का नाम लूंगा। तो अब चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो आप अपने ईयरफोन को कान में लगा लें ताकि कहानी आपको अच्छे से समझ में आए। शिवपुर गांव की दीपावली की रातें आम रातों से बिल्कुल अलग होती थीं। पूरे गांव में खुशियां, रोशनी और पटाखों की गूंज होती, लेकिन गांव के कुछ हिस्सों में सन्नाटा पसरा रहता। हर साल अमावस की रात के आसपास गांव में एक रहस्यमयी किस्सा सुनाई देता था। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर था जिसे मृत्यु महल कहा जाता था। इस खंडहर में जाने की हिम्मत शायद ही किसी में होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक महिला का प्रेत रहता है जो हर अमावस की रात जागता है और जो भी उस खंडहर में कदम रखता है वो लौटकर पहले जैसा नहीं रहता। विकास, अनुज, मनीष और रोहित, ये चार दोस्त जो शहर से शिवपुर आए थे, उन्होंने इस डरावनी कहानी को मजाक समझा। दीपावली की रात उन्हें लगा कि इस बार कुछ रोमांचक किया जाए। अनुज ने सुझाव दिया, चलो इस बार उस खंडहर को एक्सप्लोर करते हैं, पता तो चले कि गांव वाले इतना डरते क्यों हैं। बाकी तीनों ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसकी बात मान ली। अंदर ही अंदर सभी थोड़ा डरे हुए थे, लेकिन दोस्ती का जोश और किस्सों की सच्चाई जानने का रोमांच उन्हें वहां खींच रहा था। रात के 11 बजे थे। चारों दोस्त खंडहर की ओर निकल पड़े। दीपावली की चमक धीरे धीरे गांव से दूर छूट रही थी और सामने था खंडहर का गहरा अंधेरा। चारों ने अपने अपने टॉर्च साथ ले रखे थे। रास्ते में झींगुरों की आवाजें और हवा में पेड़ों की सरसराहट उनके डर को और बढ़ा रही थी। थोड़ी दूर चलते ही रास्ते में एक बूढ़ी औरत खड़ी मिली। उसकी झुर्रियों भरी आंखों में डर और चिंता थी। उसने डरावनी आवाज में कहा, बेटा, उस खंडहर में मत जाओ, वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विकास ने हंसी में उड़ाकर जवाब दिया, दादी, हम शहर से हैं, भूत प्रेत जैसी चीजों पर यकीन नहीं करते। बाकियों ने भी उसकी बात पर हामी भर दी, लेकिन उस बूढ़ी औरत की आंखें चेतावनी दे रही थीं। उसने हाथ में एक धागा पकड़ाते हुए कहा, इसे बांध लो, कम से कम ये तुम्हारी कुछ सुरक्षा कर सकता है। मनीष ने झिझकते हुए उस धागे को ले लिया, लेकिन बाकी तीनों ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। खंडहर के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे किसी ने बर्फ की चादर उनके ऊपर डाल दी हो। खंडहर के पास का माहौल ऐसा था कि उनकी सांसें धीरे धीरे भारी होने लगीं। दीवारें जर्जर हो चुकी थीं और जगह जगह नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बेतहाशा खरोंचे मारी हों। खंडहर के दरवाजे पर पहुंचकर चारों दोस्त कुछ पल के लिए ठिठक गए। दरवाजा जैसे उनकी ओर घूर रहा था। एक अजीब सी खामोशी थी और दीवारों से जैसे किसी की सिसकियों की आवाज आ रही थी। रोहित ने टॉर्च की रोशनी बढ़ाते हुए कहा, चलो चलो, इतना सोचना क्यों। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी गंध नाक में घुस गई, जैसे किसी सड़े हुए मांस की। चारों ने अपने मुंह पर रुमाल रखा और अंदर बढ़ते चले गए। वे जैसे ही अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे बंद हो गया। विकास ने हंसी में कहा, शायद हवा का झोंका होगा। लेकिन अंदर की खामोशी अब और भारी हो गई थी। जैसे ही उन्होंने दीवारों पर टॉर्च डाली, वहां किसी के हाथों के पुराने निशान थे और दीवारों पर लाल रंग के धब्बे दिख रहे थे। अनुज ने डरते हुए पूछा, तुम्हें नहीं लगता कि ये खून के निशान हैं? विकास ने उसे मजाक में टाल दिया, अरे ये पुराने निशान हैं, शायद पेंट होगा। अचानक अनुज ने टॉर्च की रोशनी में एक परछाई देखी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने डरते हुए बाकी तीनों को बुलाया, लेकिन जैसे ही सभी ने उस परछाई की ओर देखा, वह गायब हो गई। अब चारों का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ ही पलों बाद उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वे जिस भी दिशा में देखते, परछाई बस पल भर के लिए दिखाई देती और फिर गायब हो जाती। चारों दोस्तों के बीच अब बुरी तरह का डर घर कर गया था, लेकिन वापस जाने का रास्ता जैसे बंद हो चुका था। तभी खंडहर के अंदर से एक धीमी आवाज गूंज उठी, क्यों आए हो मेरे ठिकाने पर। चारों का खून जैसे जम गया। आवाज ने फिर कहा, तुम नहीं जानते मैंने कितनी यातना सही है।
चारों ने देखा कि एक धुंधली आकृति सफेद साड़ी पहने सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरी और गुस्से से भरी हुई थीं। विकास ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने बताया, मेरा नाम सावित्री है। मैं इसी गांव की हूं। मुझे यहां जिंदा जलाया गया था। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था जो चारों के दिल में जैसे सुई की तरह चुभ रहा था। सावित्री ने बताया कि गांव वालों ने उस पर काले जादू का झूठा आरोप लगाया था और इसी खंडहर में उसे बंद करके आग लगा दी थी। सावित्री की दर्द भरी चीखें जैसे चारों को चारों ओर से घेर रही थीं। अनुज ने डरी हुई आवाज में पूछा, हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, हमें छोड़ दो। पर सावित्री की आंखों में जैसे उनके लिए कोई दया नहीं थी। तभी मनीष को याद आया कि बूढ़ी औरत ने उसे एक धागा दिया था। उसने कांपते हाथों से धागा निकाला और उसे पकड़ लिया। जैसे ही उसने धागा सावित्री की ओर किया, सावित्री कुछ पलों के लिए पीछे हट गई। उसने गुस्से से कहा, यह धागा तुम्हें थोड़ी सुरक्षा तो दे सकता है, पर मेरा बदला इससे नहीं रुकेगा। विकास ने हिम्मत कर धीरे धीरे उस धागे को पकड़कर मंत्र का उच्चारण करना शुरू किया। सावित्री चीखते हुए पीछे हटने लगी। उसकी आकृति धुंधली पड़ने लगी, लेकिन उसकी चीखें कानों में गूंज रही थीं। मनीष ने दोस्तों से कहा, चलो जल्दी करो, दरवाजे की ओर भागो। चारों ने पूरी ताकत लगाकर दरवाजे की ओर दौड़ लगाई। दरवाजा अब खुल चुका था और वे तेजी से बाहर निकल गए। जैसे ही चारों खंडहर से बाहर निकले, उन्हें राहत मिली, पर उस रात की घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। विकास ने कभी वापस शिवपुर का रुख नहीं किया। अनुज अब भी कभी कभी अपने सपनों में सावित्री की आंखों को देखता और डर से जाग जाता। मनीष ने हर अमावस को उस खंडहर के पास एक दिया जलाना शुरू कर दिया ताकि सावित्री की आत्मा शांत रहे। लेकिन शिवपुर के लोग अब उस खंडहर के पास जाने की हिम्मत नहीं करते और हर अमावस की रात खंडहर के पास से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई वहां अब भी भटक रहा हो, अपनी यातना और दर्द को कहने के लिए। कुछ महीनों बाद एक दिन मनीष को अपने एक दोस्त से खबर मिली कि एक नया परिवार गांव के पास आकर बसने वाला है। उन्होंने गांव के आसपास की जगहें खरीदी थीं और सुना था कि वे उस खंडहर को भी ठीक करवाना चाहते हैं। मनीष का दिल जैसे जोर से धड़क उठा। उसे डर था कि उस परिवार को खंडहर के अतीत के बारे में कुछ नहीं पता। मनीष ने खुद से कहा, मुझे उस परिवार को सावित्री की सच्चाई बतानी होगी ताकि वे सावधान रहें। लेकिन उसे यह भी पता था कि बहुत से लोग उसकी बातों को अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। फिर भी मनीष ने एक बार प्रयास करने का निर्णय लिया। शर्मा परिवार ने गांव के बाहरी इलाके में अपना एक सुंदर सा घर बना लिया। परिवार में मिस्टर और मिसेस शर्मा और उनकी बेटी सोनिया थी। सोनिया शहर में पढ़ी लिखी और अंधविश्वासों को नहीं मानने वाली थी। उसने अपने माता पिता को खंडहर की भूतिया कहानियों को महज अफवाहें मानने के लिए समझाया। एक शाम मनीष शर्मा परिवार के घर पहुंचा। उसने मिस्टर शर्मा से कहा, यहां एक अमावस की रात आप खंडहर से दूर रहिएगा। वहां एक आत्मा है जो इस अमावस के दिन जागती है। लेकिन मिस्टर शर्मा और सोनिया ने उसकी बात पर हंसी उड़ा दी। उन्होंने कहा, यह सब पुराने समय की अंधविश्वासी बातें हैं। हम वहां खुद जाएंगे और उसे ठीक करेंगे। मनीष ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन सोनिया और मिस्टर शर्मा ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने तय किया कि वे खंडहर को साफ करवाकर उसे अपने तरीके से सुधारेंगे। अमावस की रात आ चुकी थी। मनीष ने शर्मा परिवार को चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात को मजाक समझ लिया था। सोनिया ने जिद की और कहने लगी कि वो खंडहर में जाकर देखना चाहती है कि वहां आखिर क्या है। मिस्टर शर्मा ने अपने दोस्तों के साथ उस खंडहर का दौरा करने का फैसला किया। गांव के कई लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर उनका साहस मानो बढ़ गया था। जैसे ही वे खंडहर के पास पहुंचे, वहां की हवा में एक ठंडक और सन्नाटा था। सोनिया ने महसूस किया कि उसकी सांसें थमने लगी हैं। उनके कदमों की आवाज गूंजती हुई लग रही थी। खंडहर में कदम रखते ही सोनिया के मन में एक अजीब सा डर समा गया, पर उसने अपने डर को नजरअंदाज कर दिया। अचानक उसकी टॉर्च की रोशनी उस पुरानी पेंटिंग पर पड़ी जहां सावित्री की धुंधली आकृति उभर आई थी। सोनिया ने जैसे ही उस पेंटिंग को छुआ, अचानक खंडहर की दीवारों पर से एक दर्दनाक चीख की आवाज गूंज उठी। सभी लोग डर के मारे चिल्ला उठे। सोनिया के कदम जैसे जैसे पीछे हट रहे थे, पेंटिंग में सावित्री की आंखें धीरे धीरे चमकने लगीं। उसकी आकृति ने जैसे जैसे ठोस रूप लेना शुरू किया,
मिस्टर शर्मा के दोस्तों में से एक की तबीयत बिगड़ने लगी। सावित्री की आवाज गूंज उठी, तुमने मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उसकी आत्मा ने सोनिया की ओर अपनी लंबी उंगलियां बढ़ाईं और उसके चेहरे पर अजीब सी हंसी थी। सोनिया का पूरा शरीर जड़ हो गया, उसकी सांसें जैसे बंद हो रही थीं। मनीष ने बाहर खड़े होकर सारी आवाजें सुनी। वह तेजी से दौड़ते हुए अंदर पहुंचा और उसने अपने हाथ में वही धागा पकड़ रखा था जो बूढ़ी औरत ने उसे दिया था। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। सावित्री ने दर्द भरी चीख के साथ मनीष की ओर देखा और गुस्से में चीख उठी। मनीष के मंत्र पढ़ते ही सावित्री की आत्मा ने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसका मूल्य देना होगा। मनीष ने उससे पूछा, क्या करें ताकि तुम मुक्त हो सको? सावित्री ने धीरे धीरे कहा, मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का कोई अता पता नहीं है, मुझे न्याय चाहिए। मनीष ने वादा किया कि वह सावित्री के परिवार के इतिहास को खोजकर उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे सावित्री की आत्मा शांत हो गई, लेकिन वह एक शर्त पर वहां से चली गई। उसने कहा कि हर अमावस की रात उसकी आत्मा का कुछ अंश उस खंडहर में रहेगा और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह पूरी तरह से मुक्त नहीं होगी। मनीष ने इसके बाद गांव के बुजुर्गों से बात की और जाना कि सावित्री पर लगाए गए आरोप असल में झूठे थे। उसकी मौत के पीछे कुछ रसूखदार लोगों का हाथ था, जिन्होंने उस पर आरोप लगाकर उसे मारा था ताकि वे उसकी संपत्ति पर कब्जा कर सकें। इस रहस्य के सामने आने के बाद गांव वालों ने सावित्री की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। मनीष और गांव वालों ने मिलकर सावित्री की याद में एक दीप जलाने की परंपरा शुरू की ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। इसके बाद से शिवपुर में अमावस की रातें पहले जैसी भयानक नहीं रही, लेकिन कहते हैं कि खंडहर के पास से गुजरते समय लोगों को अब भी सावित्री की हल्की सी परछाई दिखाई देती है, जो अपनी मुक्ति का इंतजार कर रही है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो जो पिछली वीडियो पे कमेंट किए थे, दीपक कुशवाहा है, शिवपुरी मध्य प्रदेश से, मायाराम मृदला है ऑस्ट्रेलिया से, पंकज है असम से।